ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि अपने नेकलेस को कमांड दे रही होती है। एंड इसका ये जो नेकलेस होता है वो एआई जनरेटेड होता है जिसके अंदर इसका असिस्टेंट रोबोट मौजूद था। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मुझे इस वर्ल्ड से वैनिश होना है एंड यहाँ पर मुझे मेरी कोई निशानी पीछे छोड़नी नहीं है। तो फिर उसका एआई सिस्टम उसे कहने लगता है कि आज से 15 डेज बाद आपके रिगार्डिंग सारे डेटा इस पूरे के पूरे वर्ल्ड से वैनिश हो जाएंगे। साथ साथ में उसके हाथों में जो नेकलेस होता है वो भी वैनिश हो जाता है। एंड यहाँ पर शाओ उस डेट को कैलेंडर पर मार्क कर देती है। फिर हमें यहाँ पर पास के सीन में ले जाया जाता है जहाँ पर शाओ जो है अपनी मम्मा के साथ में बैठी हुई थी। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा उसे बता रही थी कि हम पृथ्वी पर कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए आते हैं, हमारा एक मिशन होता है जो हमें अचीव करना था। यहाँ पर मेरा मिशन तुम्हारे डैड के साथ रहना था, उन्हें सक्सेसफुल बनना था और उन्हें वो सारी चीज़ें देनी थी जिसकी वो डिजर्व और इच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे डैड ने ही मुझ पर धोखा कर दिया, यानी कि उन्होंने मुझ पर चीट किया है। तो अब मेरा इस धरती पर रहना कोई मतलब नहीं बनता है और तुम भी अपना टास्क कंप्लीट करना भूलना मत। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा उसे अपना नेकलेस दे देती है। एंड यही वो नेकलेस होता है जिसके अंदर शाओ कमांड दे रही थी। वो उसे नेकलेस देते हुए कहती है कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा टास्क कंप्लीट होने के बाद भी तुम्हारा इस दुनिया में रहेगा कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर सिस्टम को बता सकती हो जो कि तुम्हें तुरंत ही मेरे पास ले आएगा। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा उससे अलविदा ले लेती है जहाँ पर वो वैनिश हो जाती है। एंड यहाँ पर शाओ को उस समय कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को स्कूल टाइम में ही खो देती है जहाँ पर वो रोने लगती है। इतने में यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनता हुआ जाओ भाग कर आता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो फिर यहाँ पर शाओ से अपनी मम्मा के बारे में बताने लगती है कि वो डिसअपियर हो चुकी है। यहाँ पर जाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बोलना क्या चाह रही है। जाओ को लगता है कि शायद से उसकी मम्मा भाग चुकी है, इस वजह से वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। यहाँ पर शाओ से कहते हैं कि लेकिन कब तक तुम मेरा साथ दोगे। एंड जाओ यहाँ पर उससे प्रॉमिस करता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट कर कर रहूँगा। शाओ से कहने लगती है कि अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो फिर मैं भी मेरी मॉम की तरह इसी दुनिया से डिसअपियर हो जाऊँगी। यहाँ पर जाओ को ये बात रियल नहीं लग रही होती। इसके बाद में यहाँ पर टीवी में यानी कि टेलीविज़न के अंदर एक न्यूज़ चैनल चल रहा होता है जहाँ पर रिपोर्टर इंटरव्यू ले रही होती है शाओ के हस्बैंड का। एंड वो कोई और नहीं बल्कि जाओ ही होता है। यहाँ पर वो इंटरव्यूअर उससे पूछने लग जाती है कि आपने ये जो न्यू नेकलेस लॉन्च किया है इसके पीछे की थियोरी क्या है। तो फिर यहाँ पर वो बताने लगता है कि इसके पीछे की थियोरी मेरी वाइफ है एंड मैंने इस नेकलेस को मेरी वाइफ को डेडिकेट किया है क्योंकि इसमें साफ साफ समझ आता है कि मैं फॉरएवर उसका साथ दूंगा। यहाँ पर वो रिपोर्टर उसकी तारीफ करने लगती है, कहती है कि आप लोगों की शादी को 5 साल से ज़्यादा हो चुका है और तब यहाँ पर कहा जाता है कि आप दोनों एक दूसरे को बड़े टाइम से डेट करते आए हो एंड आप दोनों एक दूसरे के फर्स्ट लव भी हो। तो आखिर इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कौन सा राज है। यहाँ पर जाओ कहने लगता है कि कोई सीक्रेट तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं हमेशा मेरी वाइफ की बातों को मानता हूँ, वो जो कहती है वही करता हूँ और उसे छोटे छोटे सरप्राइजेस देता हूँ ताकि वो हमेशा खुश रहे। यहाँ पर पैनल में बैठी ऑडियंस उसकी इस बातों को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर जाओ उनके लिए एक इमेजिनरी बॉयफ्रेंड बन गया होता है उनके खुद के डिल्यूशन वर्ल्ड में, जहाँ पर उन्हें उनके फ्यूचर हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ जाओ के जैसा चाहिए था। यहाँ पर जाओ उनकी बातों को सुन रहा था। वो कहता है कि माफ़ कर देना, मैं इकलौता पीस हूँ पूरे वर्ल्ड में एंड मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ से लॉयल रहूँगा और किसी से भी नहीं। यहाँ पर शाह उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है एंड कहती है कि लॉयल और मुझसे तुम पहले हुआ करते थे अब और नहीं। और तो यहाँ पर टेबल पर कुछ फोटोग्राफ्स रखे होते हैं जहाँ पर उस फोटोग्राफ्स के अंदर साफ साफ नजर आ रहा था कि उसका हस्बैंड जाओ उस पर चीट कर रहा है। शाओ को यहाँ पर वो बात बड़े अच्छे से याद होती है जहाँ पर उसने जाओ को उसी दिन कह दिया था कि अगर तुम मुझे बिट्रे करोगे या मुझे छोड़ कर जाओगे तो मैं भी उस दुनिया से उसी तरह डिसअपियर हो जाऊंगी जिस तरह मेरी मम्मा हुई थी। एंड यहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग को निकाल कर फेंक देती है, साथ साथ वो फोटोग्राफ्स को भी फेंक देती है। इतने में यहाँ पर उसका हस्बैंड जाओ आ जाता है जहाँ पर वो उसके लिए बड़ा सा फ्लावर का बुके लाया था। यहाँ वो उससे माफ़ी मांगने लगता है कि माफ़ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। शाओ यहाँ पर उसे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछती एंड यहाँ पर वो उसके गले पर कुछ नोटिस करती है जहाँ उसे समझ आ जाता है कि आखिर वो गया कहाँ पर था। तो वो उसे कहती है तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जब आना है आ सकते हो, जब जाना है जा सकते हो। इतना बोलकर वो लिविंग एरिया में चली जाती है जहाँ पर वो उसके पीछे पीछे जाता है ये सोचते हुए कि अब तो शाम मुझसे गुस्सा हो चुकी है।
फिर बाद में यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है एंड कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं देरी से नहीं आऊँगा। शाओ यहाँ पर कहने लगते कि देखो ऐसे भी मेरे इमोशंस कहाँ ही मायने रखते हैं। तो फिर वो उसे समझाता है कि अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, मेरे लिए तुम और तुम्हारे इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उदास रहोगी तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा, और ऐसे भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शाओ यहाँ पर मन में कह रही होती है कि आखिर ये मेरे सामने इतना अच्छा बन कैसे सकता है, इसके तो कितने सारे फेसेस है जहाँ पर इसे झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। जाओ जो है उसे गले में नोटिस करता है कि यहाँ पर तो शाओ का नेकलेस है ही नहीं, तो वो उसे नेकलेस के बारे में पूछ लेता है। तो फिर शाओ उसे बताने लग जाती है कि वो टूट चुका था तो मैंने रिपेयरिंग के लिए दे दिया है। जाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है वो नेकलेस तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टेंशन मत लो, वो बहुत जल्द ही फिक्स हो जाएगा। बाद में यहाँ पर जाओ उसकी मम्मा के बारे में बात करने लगता है एंड कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढने में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस कर दूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को एक दिन मिलवा कर ज़रूर रहूँगा। यहाँ पर शाओ को समझ आ रहा होता है कि जाओ को उस दिन के बाद अभी तक समझ नहीं आई है कि उसकी मॉम सचमुच इस अर्थ से डिसअपियर हो चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ से बिना कुछ बोले उसके डैड के बारे में पूछने लगती है, तो उसे वो बताने लगता है कि वो अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में ही है एंड वो बार बार तुम्हारी मम्मा का ही नाम लेते रहते हैं। शाओ बोलती कि अच्छी बात है, वो ऐसी पनिशमेंट तो डिजर्व भी करता है। यहाँ पर शाओ जो है उसे वो वाली बात याद दिलाने लगती है कि तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था कि अगर तुम मुझे बिट्रे करोगे, चीट करोगे या छोड़ कर जाओगे तो फिर मैं ये दुनिया उसी तरह छोड़ के चली जाऊंगी जिस तरीके से मेरी मॉम गई थी। यहाँ पर वो डरते हुए उसे हक करने लगता है, बोलता है कि ऐसी कुछ भी बातें मत करो। तो फिर यहाँ पर शाओ से प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि ऐसा कुछ कभी होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता नहीं है, बल्कि वो उसे ये कहता है कि अगर कल को ऐसा कुछ हो भी गया, अगर तुम डिसअपियर भी हो गई तो भले तुम पाताल लोक में क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। फिर बाद में हम यहाँ पर जाओ को और शीन को एक साथ कार के अंदर देखते हैं, जहाँ पर शीन उसे बोलने लग जाती है कि काश वो तुम्हारी वाइफ नहीं होती, सिर्फ हम दोनों ही होते तो कितना अच्छा होता। जाओ यहाँ पर उसे एक चीज़ क्लियर कर देता है कि देखो तुम मेरे लिए सिर्फ एक टूल हो, और रही मेरी वाइफ की बात तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा प्रायोरिटाइज मैं किसी को भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर बाद में शीन रोते हुए नाटक करने लगती है कि तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मुझे पता है कि तुम मैरिड हो, लेकिन मैं फिर भी अपनी लाइफ जो है रिस्क में डालकर तुम्हारे साथ रह रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, एंड यहाँ पर तुम मुझे इस तरीके की पनिशमेंट दे रहे हो। और तो यहाँ पर वो रोना शुरू कर देती है, जहाँ पर जाओ से बोलता है कि ठीक है माफ़ कर देना, तुम जो गिफ्ट बोलेगी वो मैं तुम्हें ला कर दे दूँगा। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि जो नेकलेस तुमने लॉन्च किया वो नेकलेस मुझे चाहिए, और साथ साथ हर दिन तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओगे, वही ब्रेकफास्ट जो तुम तुम्हारी वाइफ के लिए प्रिपेयर क्या करते थे। जाओ पहले तो मना कर देता है, तो शीन यहाँ पर चिढ़ जाती है। फिर जाओ कहता है कि ठीक है तुम जैसा बोलोगी वैसा ही करूँगा, एंड यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। एंड शॉकिंग की बात तो ये थी कि शाओ होती है जो कि ये सारे वीडियोस अपने फ़ोन में देख रही थी, एंड यहाँ पर उसे बड़ा गुस्सा आने लग जाता है। आखिर एक कैसा इंसान है जो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को प्रायोरिटाइज करता हूँ, लेकिन पीठ पीछे वो तो किसी और को प्रायोरिटाइज कर रहा है। यहाँ पर शाओ को पास की बात याद आने लगती है, जहाँ पर वो लोग स्कूल टाइम में थे, एंड यहाँ पर प्लेग्राउंड में ही जाओ ने उसे प्रपोज किया था अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, जहाँ पर जाओ ने भी उसे खुशी खुशी हाँ कह दिया था। फिर उसके कई टाइम बाद जब वो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, अपने अपने जॉब पर चले जाते हैं, तब जाकर यहाँ पर जाओ ने उसे शादी के लिए फाइनली प्रपोज कर दिया था, और वो भी एक वेडिंग रिंग के साथ में, जहाँ पर शाओ ने उसे बड़ी खुशी से हाँ कह दिया था। एंड यहाँ पर वो दोनों के दोनों बड़े खुश थे। फिर वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर शाओ अपने हाथों को इतनी ज़ोर से प्रेस कर रही थी कि उसकी नेल्स जो है उसके स्किन के अंदर जा रहे थे, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। फिर मामला यहाँ पर शाओ जब लिविंग एरिया में आती है तो वो जाओ को और शीन को साथ में देखती है। जाओ यहाँ पर उसे देखकर डर जाता है और नर्वस होने लगता है। तो फिर यहाँ पर शीन कहने लगती है एक्चुअली मेरे घर पर चूहा घुसा है तो मैं रह नहीं सकती, इससे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर आके रह लूँ। यहाँ पर जाओ बोलता है कि हाँ ये कह रही थी कि ये यहाँ पर रहना चाहती है तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे घर से निकाल दूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो शीन को लेकर जाने लगता है, कहता है कि शाओ को कोई स्ट्रेंजर्स का घर पर रहना नहीं पसंद है। यहाँ पर शीन उसका हाथ अपने हाथ से तोड़ती है एंड यहाँ पर वो खड़ी हो जाती है, कहती है कि मैं नहीं जा रही
और बाद में यहाँ पर वो शाह से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने दो ना, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होने दूंगी। फिर बाद में यहाँ पर शाह कह देती है कि जो मन में आए तुम वो कर सकते हो, एंड यहाँ पर शीन को रुकने की परमिशन मिल जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर शीन एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसे पूरा सब कुछ रेडी करके देगा, लेकिन यहाँ पर वो साफ साफ कह देता है कि मैं ये सारी स्पेशल चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के लिए करता हूँ। तो फिर यहाँ पर वो ब्रेड के ऊपर बेरी का जाम लगाकर उसे देने लगता है। बट यहाँ पर शाह कहते हैं कि मुझे कंट्री साइड के डम्पलिंग्स खाना है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आता हूँ। एंड उसके पीछे पीछे उसकी चेली शीन चली जाती है, ये कहते हैं कि रुको मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो अपना फ़ोन ऑन कर लेती है, जहाँ पर वह साथ साथ देख रही होती है किस तरीके से उसका हस्बैंड और शीन मेकआउट कर रहे। एंड यहाँ पर उसे बहुत हर्ट फील होने लगता है, जहाँ पर उसके पेट में अचानक से जोर से पेन होता है। एंड तभी यहाँ पर जाओ आ जाता है, जो डर जाता है। एंड उसे लगता है कि शायद से शाह का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ होगा। तो फिर यहाँ पर शाह उसे डम्पलिंग के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर वह बहाने मारता है कि माफ़ कर देना, मैं गया तो था लेकिन वो सब कुछ तो ख़त्म हो चुका था, इस वजह से मैं ले नहीं आ पाया। शाह को पता होता है कि वो तो वहाँ तक गया भी नहीं है। इतने में यहाँ पर आ जाती है शीन उन डम्पलिंग्स को लेकर। साथ साथ यहाँ पर शीन के गले में हम एक नेकलेस को देखते हैं, एंड वो वही नेकलेस होता है जो कि जाओ ने न्यूली लॉन्च किया था। यहाँ पर शाह उस नेकलेस को देखकर बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वो नेकलेस शाह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और प्रीशियस होता है, और ये बात जाओ को भी पता है। यहाँ पर शीन को पता होता है कि शाह उसका नेकलेस दिख रही है, क्योंकि जानबूझकर वो नील डाउन करके उसे अपना नेकलेस ही तो दिखा रही थी। तो वो कहने लगती है कि ये नेकलेस मुझे मेरे फेवरेट पर्सन ने दिया है, तुम इस डम्पलिंग्स को रख सकती हो, लेकिन ये नेकलेस माफ़ करना, ये नेकलेस मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर जाओ जो होता है शाह को लेकर रूम में चला जाता है, एंड उसे वहाँ पर उसका इंतज़ार करने के लिए कहता है। फिर वो फटाक के लिए उसके लिए इंस्टेंट सूप बना देता है। यहाँ पर शीन उसे रोक देती है, कहती है कि तुम यहाँ पर जाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, और तुम यहाँ पर किसी के लिए ये सब करने के लिए जा रहे हो, ये सब तो मेड का काम होता है। यहाँ पर वो उस पर ज़ोर से चिल्ला देता है, कहता है कि वो मेरी वाइफ है और तुम अपने लिमिट्स को क्रॉस मत करो। फिर वो ऊपर चला जाता है, जहाँ पर शीन को गुस्सा आता है, एंड शीन यहाँ पर जान लेती है कि कुछ भी करके जाओ सिर्फ और सिर्फ मेरा हो सकता है, और ये बात मिसेस जाओ की पोजीशन वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही लेकर रहूँगी, भले वो आज हो या फिर कुछ दिनों बाद हो। दोस्तों यहाँ पर जाओ एज अ गुड एंड जेंटल हस्बैंड उसे वो सूप पिलाने लगता है, एंड यहाँ पर वो उसके साथ में ढेर सारी बातें करता है, ये जताते हुए कि वो उसकी कितनी केयर करता है, वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर शाह जो थी उसकी बातों को सुनकर पूरी ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया था कि आखिर एक इंसान जिसे वो इतने सालों से जान रही है वो इतना फेक बिहेव कैसे कर सकता है। फिर बाद में यहाँ पर वो रेस्ट करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाह पानी लेने के लिए निकलने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो देख लेती है उसके हस्बैंड को शीन को मेकआउट करते हुए। तो वो भागते हुए अपने बेडरूम में आ जाती है, एंड यहाँ पर उसे ये सारी चीज़ें सहना बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। फिर इतने में ही वो जाओ को आते हुए देखती है, तो वो ऐसा नाटक करती कि जैसे कि वो सो रही थी। फिर जाओ उसकी बगल में आ जाता है, जहाँ पर वो फाइनली दिन को काउंट करना शुरू कर देती है, एंड कहती है कि बस 13 डेज और बचे हैं, जिसके बाद में यहाँ पर इस लड़के को इसकी फ्रीडम मिल जाएगी, फिर इसे जो करना है ये कर सकता है। फिर इसके बाद में हम वापस से 2-3 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाह वापस से कैलेंडर में मार्क कर रही होती है और अब सिर्फ 10 दिन बचे हुए थे। फिर यहाँ पर वो अपने लाइसेंस को देखती है, जहाँ पर उसे अपने घर की हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन का याद आता है। तो वो कस्टम केयर के ऑफिस में चली जाती है, एंड यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करने के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एंड बाद में यहाँ पर वो फाइनली सोचने लगती है कि फाइनली मेरे नाम की इंसान इस दुनिया से वैनिश होने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर शाह चली जाती है अपने स्कूल की ओर, जहाँ पर उसे स्कूल की हर एक चीज़ें देखकर सारी की सारी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर प्लेग्राउंड में खेला करते थे, रनिंग क्या करते थे। साथ साथ यहाँ पर वो एक बड़े से ट्री को देखती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि जाओ ने उसके लिए एक ग्लास का बॉटल प्रिपेयर किया होता है, जिसके अंदर उसने कई सारे जेमस्टोन डाले थे। साथ साथ उसके अंदर एक लेटर भी था, जो कि वो शाह को दे ही नहीं रहा था। वो शाह से कहने लगता कि लेटर तुम तभी ओपन करोगी जब हम एक साथ में 80 ईयर्स के हो जाएंगे, फिर बाद में हम यहाँ पर आकर खुदाई करेंगे और इसे बाहर निकाल कर पढ़ेंगे। शाह यहाँ पर प्रेजेंट में कह रही होती है कि अब 80 ईयर्स तो को वेट कोई कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर वो खुद ब खुद उस ग्लास जार को बाहर निकाल लेती है और इस लेटर को पढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो लेटर जाओ ने तब लिखा होता है जब वो 17 ईयर्स का था। एंड यहाँ पर जाओ ने अपनी सारी सिंसेरिटी को उसमें लिखा हुआ था और किस तरीके से वो उसे थ्रू आउट द ईयर और अपने मरते दम तक लव करेगा वो सब लिखा हुआ था। वो बेचारी
यहाँ पर वो सब कुछ पढ़ते हुए रोने ही लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम शाओ को घर पर देखते हैं एंड यहाँ पर जाओ का सिर आ जाता है जो कि उसके लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आया हुआ था एंड वो कहने लगता है कि बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया था ये सब कुछ आपके लिए अरेंज करवाने के लिए एंड यहाँ पर वो आपको रेडी होकर एक इवेंट में लेकर जाना चाहते हैं। शाओ यहाँ पर मन में कहने लगती है कि ये लड़का 3 दिन से घर पर नहीं आया है, अब ये बहाने देगा कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रहा था। फिर बाद में यहाँ पर शाओ रेडी होकर चली जाती है। यहाँ पर एज ए लविंग हस्बैंड यानी कि बस दिखावे के लिए वो अपना स्कार्फ निकाल कर शाओ को दे देता है, जहाँ पर शाओ वो स्कार्फ को उतार कर फेंक भी देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो एंट्री मारते हैं उस हॉल के अंदर, जहाँ पर सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं एंड सबसे ज़्यादा तारीफ तो लोग यहाँ पर करते हैं जाओ की कि वो कितना ज़्यादा लविंग हस्बैंड है। हर किसी को जाओ जैसा ही हस्बैंड चाहिए एंड यहाँ पर जाओ अपने वाइफ के लिए क्या कुछ नहीं करता। यहाँ पर शाओ उस हॉल के अंदर जा तो रही थी लेकिन उसका फेस पूरा का पूरा पेल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती वो ये सारी चीज़ें कर रही है, खाली लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ उनका रिलेशन अभी भी कितना अच्छा है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ सभी के सामने एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है, जहाँ पर वो अपनी कंपनी के 70% ऑफ शेयर्स ट्रांसफ़र कर देता है शाओ के नाम पे, और वो भी उनके एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर। शाओ भी यहाँ पर इस पर साइन कर देती है एंड कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत क्लस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए। तो वो स्विमिंग पूल की एरिया की ओर चली जाती है, जहाँ पर शीन आ जाती है। यहाँ पर शीन आकर उसे कहने लगती है कि देखो शाओ, मुझे पता है कि तुम्हें सारी चीज़ें पता है, लेकिन तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है और वो कैसा है, तो फिर अभी भी तुम उसके साथ में क्यों हो? तुम्हें यहाँ से तो छोड़कर उसे चले जाना चाहिए। शाह यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, जहाँ पर शीन उसे और भी सुनाने लग जाती है कि तुम बस उसे कुछ साल पहले मिली हो, यानी कि अगर उसे सबसे पहले मैं मिली होती तो वो हमेशा मुझे ही चूज़ करता, तुम बस टाइम से पहले आ चुकी हो। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहती है कि क्यों ना हम एक बेट लगा कर देखें, और यहाँ पर शीन शाओ को पकड़ कर स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है, जहाँ पर उसी टाइम पर जाओ आ जाता है एंड यहाँ पर भागता हुआ स्विमिंग पूल में चला जाता है, जहाँ पर वो शाओ की जान बचाता है। शीन को लग रहा होता है कि वो उसकी जान बचाएगा, बट यहाँ पर पूरी कोशिश करता है शाओ को होश में लाने की, बट ऐसा होता नहीं है। फिर हम यहाँ पर शाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर फाइनली वो होश में आना शुरू कर देती है एंड यहाँ की नर्स उसे कहने लगती है कि अच्छा हुआ आप होश में आ गई, वरना आपके हस्बैंड तो दुनिया के सारे डॉक्टर्स को यहीं पर बुला लेते आपको होश में लाने के लिए। दूसरी नर्स भी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि हमने कहा कि नॉर्मली आपकी बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है, इस वजह से वो डीप स्लीप में जाती है, लेकिन आपके हस्बैंड आपकी इतनी फिक्र करते हैं कि वो समझने के लिए रेडी ही नहीं थे। उन्होंने आपका पूरा बॉडी चेकअप करवाया और वो भी 3 बार। फिर बाद में यहाँ पर जाओ भी भागते हुए शाओ के पास आ जाता है एंड कहता है कि तुम्हें पता है तुम होश में नहीं आई थी तो मैं कितना डर गया था, मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ को ही खो दिया। अच्छा तुम वापस होश में आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है। शाओ को यहाँ पर इसका ड्रामा समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये ड्रामा कब तक करने वाला है। एंड इतने में यहाँ पर जाओ को कॉल आने लगता है शीन का। यहाँ पर शाओ भी उस कॉल को सुन पा रही थी, लेकिन यहाँ पर जाओ उस कॉल को पिक नहीं करता। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, तब तक एक मैटर है मैं उसे सॉल्व कर कर आता हूँ। तो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर शाओ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है एंड जाओ यहाँ पर शीन के रूम में आ जाता है, जहाँ पर शीन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया होता है। जाओ भी यहाँ पर उसे गुस्से में कहने लगता है कि आखिर कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ शाओ ही है, अगर वो मुसीबत में है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसे ही बचाऊंगा, आखिर मैं उसके बदले तुम्हें क्यों चूज़ करूंगा। शीन भी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो जाती है। वो कहती है कि क्या मतलब है ये सब करके, लेकिन मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ बट तुम मुझे हमेशा रिजेक्ट किए जा रहे हो, तो अब मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ किसी और को ढूंढने के लिए। बट यहाँ पर जाओ से रोक देता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ से बाहर निकलने की और ये सारी बातें बोलने की। फिर बाद में यहाँ पर जाओ बोलता है कि ठीक है मैं सॉरी कहता हूँ क्योंकि मेरी गलती है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो गिफ्ट चाहिए मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। और यहाँ पर दूसरा से शाओ की बातों को सुन रही होती है, जहाँ पर शीनो से कहने लगती कि मुझे 3 प्रॉमिसेस चाहिए। पहला कि तुम कुछ दिनों के लिए उसे देखने के लिए नहीं जाओगे, मेरा मतलब कि तुम कुछ दिनों के लिए शाओ से मिलोगे नहीं और सिर्फ तुम मुझसे मिलोगे। इस बार पर तो यहाँ पर वो चुटकियों में हाँ कह देता है। फिर शीन का सेकेंड रूल होता है कि बहुत जल्दी एक बैलेट होने वाला है, जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ डांस करो और मेरे बॉयफ्रेंड बनकर यहाँ पर चलो। तो फिर वो वापस से उसे हाँ कह देता है एंड बाद में यहाँ पर शीन उसे
अपनी थर्ड वाली चीज़ बताती है, जहाँ पर वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे एक मैरिज रिंग के साथ में प्रपोज करो। यहाँ पर जाओ से हाँ नहीं कह पाता। शीन कहती कि मुझे पता है तुम ये नहीं करने वाले हो, लेकिन अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं इतना तो एक्सेप्ट करूँगी ही कि मेरा बॉयफ्रेंड भी कब से कब मुझसे बैक करे और मेरे लिए कुछ चीज़ें करे जो कि बहुत अच्छी हो, भले ये फेक क्यों ना हो। तो फिर यहाँ पर जाओ से हाँ कह देता है एंड इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों किस करते हैं। एंड शाओ भी उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो जाती है। तो फिर यहाँ से वो अपसेट होते हुए जाने लगती है, जहाँ पर वो नर्स को आपस में बात करते हुए सुनती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर कोई तो एक रिच बॉस आया है जिसने बी ब्लॉक को पूरा का पूरा खरीद ही लिया है, समझो। यानी कि उसने रेंट आउट कर दिया है सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ताकि उस एरिया में कोई जा ना पाए और उसकी गर्लफ्रेंड को तकलीफ ना पहुँचे। यहाँ पर शाओ को पता होता है कि वो लोग किसकी बात कर रहे हैं। वो लोग उसके हस्बैंड की बात कर रहे हैं, जहाँ पर उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए नहीं बल्कि अपने लवर शीन के लिए वो सारी चीज़ें रेंट आउट की होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है शीन का एंड शीन ने यहाँ पर उसे फ़ोटो सेंड की होती है जो कि लग्जरियस बैग की होती है एंड लग्जरियस ज्वेलरीज और भी चीज़ें होती है, जिसे देखकर यहाँ पर वो एक बार और रो पड़ती है। एंड शाह यहाँ पर कैलेंडर में डेट मार्क करती है, जहाँ पर अब बस फाइनली 3 दिन ही बचे होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर शाह कैलेंडर पर डेट मार्क करती है, जहाँ पर अब बस 3 दिन और बचे हुए होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो चली जाती है अपने डैड से मिलने के लिए एंड यहाँ पर वो अपने डैड को देख रही थी, जहाँ पर उसके डैड तो पूरे के पूरे पागल ही हो चुके थे। इस वजह से तो यहाँ पर वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थे। फिर यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर जाओ उसे कहने लगता है कि आज अचानक तुम्हारा अपने डैड से मिलने का मन क्यों किया। तो शाह से कहते कि बस ऐसे ही मुझे मेरी मम्मा की याद आई कि किस तरीके से मेरे डैड ने उनके ऊपर चीट किया था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर शीन कहने लगती है कि माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही दिन तुम्हारे यहाँ पर रुक गई, लेकिन जब तुम हॉस्पिटल में थी तब मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। एंड यहाँ पर वो उसे गिफ्ट बॉक्स दे देती है। तो फिर बाद में जाओ से कहने लगता है कि बहुत रात हो चुकी है ना, तो फिर मैं शीन को छोड़ कर आता हूँ, उसके लिए बहुत डेंजरस है इतनी रात को अकेले बाहर निकलना, और टैक्सी भी क्या पता नहीं मिलेगी। फिर वो उसे लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर शाह उस गिफ्ट बॉक्स को लेती है और जाकर उसी के टेबल पर रख देती है। एंड अब यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर रात हो रही थी, जहाँ पर शाह अपने सामान इकट्ठा कर कर एक डस्टबिन बॉक्स में फेंक देती है। साथ साथ यहाँ पर एक वीडियो भी होता है जो कि वो मीडिया वालों को भेज देती है एंड कहती है कि ये चीज़ कल आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 दिन बचे होते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग में शाह की नींद खुलती है। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है एक ब्यूटीफुल सा बर्थडे केक लेकर एंड वो उसे 26 बर्थडे उसका विश करता है। शाह यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि इन सब चीज़ों में मैं इतनी ज़्यादा घुल मिल गई थी कि यहाँ पर मुझे मेरा खुद का बर्थडे तक नहीं आता। एंड कोइंसिडेंस की बात तो ये है कि आज मेरा बर्थडे है, जिस दिन मैं आज ही इस पूरी दुनिया से डिसअपियर होने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर उसने शाह के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। शाह यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि इतना प्रिटेंड बनकर फेक एक्ट कर कर थक नहीं जाता है क्या। दूसरे यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि लगता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है जो तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। तो फिर जाओ से कहने लगता है कि अरे आज तुम्हारा बर्थडे है, आज अगर अर्थक्वेक भी आ जाता तो फिर मैं ये सारी चीज़ें कर ही रहता। फिर वो उसके लिए कुछ लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर शाह नोटिस करती है कि जाओ के फ़ोन में बहुत नोटिफिकेशंस आ रहे हैं यानी नोटिफिकेशन शीन की तरफ से, जहाँ पर शीन ने उसे कई सारी तस्वीरें भेजी होती है। फिर बाद में इतने में जाओ आ जाता है तो वो उसका फ़ोन हटा देती है एंड आती वो उसे कहती कि कोई तो तुम्हें कब से टेक्स्ट कर रहा था। फिर जाओ यहाँ पर शीन की फ़ोटोज़ देखने लग जाता है और जाओ यहाँ पर नर्वसनेस में बोलने लगता है कि तुम ये सब चीज़ें खाओ, कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया तो मैं 2 घंटे में ही वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शाह भी उसे रोकती नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो बाहर की ओर चली जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा डिस्प्ले स्क्रीन होता है एंड यहाँ पर शाह का कुछ आखिरी मिनट चल रहा होता है, जहाँ पर उसके पास की मेमोरी सारे वीडियोस ऐसे प्ले होने लगते कि जैसे किसी ने उसे एडिट किया हो एंड इसमें उनके खाली स्वीट मोमेंट्स ही होते हैं। वह यहाँ पर दूसरी हम देखते हैं जाओ को, जो कि यहाँ पर शीन के साथ में था एंड जाओ को यहाँ पर उसके फ्रेंड का टेक्स्ट आ जाता है तो उसे कहने लगता है कि ये तो देखो तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज प्रिपेयर किया है। जाओ यहाँ पर सोचने लगता है कि लगता है इन वीडियोस को शीन ने एडिट किया होगा एंड वो खुश होकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो कहने लगती है कि ये औरत तो मेरा कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ाते जा रही है। उस दिन 3 चीज़ें मैंने से तो मांग ली, लेकिन लगता है इससे काम नहीं होने वाला, मुझे यहाँ पर कुछ और ही फंडा यूज़ करना होगा।
इसके बाद में जाओ यहाँ पर उस बड़ी सी स्क्रीन पर वो वीडियो को देखने लगता है, जहाँ पर सभी लोग भी इस वीडियो को देखकर कितने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उसे कितनी ज़्यादा लवेबल वाइफ मिली है। जितना हस्बैंड वाइफ को लव करता है उतना वाइफ भी हस्बैंड को लव करती है। लेकिन कुछ ही सेकेंड्स में ये वीडियो बदल जाता है। साथ साथ यहाँ पर शाओ भी मौजूद थी। फिर बाद में ये वीडियो जो होता है ये जाओ का और शीन का होता है, जहाँ पर उस वीडियो को देखकर वो सभी के सभी पब्लिक यहाँ पर जाओ पर चिल्ला उठती है। जाओ यहाँ पर भागते हुए शाओ के पास चले जाता है, जहाँ पर शाओ की जो बॉडी है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। एंड जैसे ही वो उसके पास उसे हक करने आता है, शाओ पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। हमने आज तक की मूवी में देखा था कि सभी फीमेल लीड यही कहती है कि मैं उसकी लाइफ से डिसअपियर हो जाऊंगी, लेकिन वो न्यू सिटी चली जाती है अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये शाओ तो सचमुच ये पूरा का पूरा अर्थ ही छोड़कर चली गई है। फिर बाद में यहाँ पर वो भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये लड़की गायब क्या हो गई। इतने में यहाँ पर शीन आती है, तो वो शीन को बोलने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। शीन कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तो फिर जाओ से बोलता है कि अभी ये भी यहाँ पर शाओ खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हक किया वो डिसअपियर हो गई। शीन कहने लगती है कि वो एआई प्रोजेक्शन हो सकता है, रियल इंसान कैसे डिसअपियर हो सकता है। तो फिर जाओ यहाँ पर समझ जाता है कि अभी भी मौका है कि क्या हो पता शाओ ने वीडियो देखा ना हो। तो फटाक से वो अपने एजेंसी में कॉल करता है और ये सारे वीडियोस इंटरनेट से हटाने के लिए कहता है। फिर फटाक से वो भागने वाला था शाओ को ढूंढने के लिए, लेकिन शीन यहाँ पर उसे रोकने लगती है। तो फिर जाओ यहाँ पर उसे गुस्से में दगा दे देता है, बोलता है कि नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम नहीं किया होगा ताकि यहाँ पर तुम मेरे ऊपर ज़्यादा हुक्म चला सको, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम मुझे डिज़र्व बिल्कुल नहीं करती हो। और मैंने स्टार्टिंग से ये चीज़ कहा है कि अगर कोई मुझे डिज़र्व करता है या फिर मैं किसी को प्रायोरिटाइज करता तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ है। अब नेक्स्ट टाइम से मेरे पास भी मत आना। इतना बोलकर यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर शीन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे ढूंढते हुए घर आ जाता है, जहाँ पर उसे लगता है कि वो बेडरूम में ब्लैंकेट के अंदर सो रही होगी। तो वो उसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर जैसे वो ब्लैंकेट हटाता है वहाँ पर तो बस पिलोज होता है। शाओ तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। फिर वो उसे घर के हर एक कॉर्नर में ढूंढना शुरू कर देता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस और फ्रस्ट्रेट और गुस्सा भी हो जाता है। फिर फाइनली उसे याद आता है कि वो तो उसे कॉल कर भी बुला सकता है, तो यहाँ पर वो उसे कॉल कर लगा देता है, लेकिन उसका जो फ़ोन होता है वो आउट ऑफ नेटवर्क बताता है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपना असिस्टेंट को कॉल करता है एंड तुरंत ही शाओ को ढूंढने के लिए बोल देता है। फिर बाद में वो बेडरूम में बैठकर उनकी फ़ोटोज़ को देख रहा होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं सारी चीज़ें जैसी थी वैसी ही कर दूँगा एंड मैं इस बार तुम पर चीट बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर बाद में यहाँ पर दिन रात स्मोक करना शुरू कर देता है एंड वो इतना स्मोक करता है कि यहाँ पर उसकी जो बॉडी है काम करना ऑलमोस्ट बंद ही कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पर उसका असिस्टेंट भागता हुआ आता है एंड उसे माफ़ी मांगने लगता है, पहले इसके लिए क्योंकि उन्हें शाओ का कुछ पता चला ही नहीं है। यहाँ पर उसके फ़ोन का जीपीएस भी ट्रैक नहीं हो रहा, यहाँ तक कि उसके फ़ोन का आखिरी लोकेशन भी नहीं पता लगाया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पर वो जो इंटरनेट पर वीडियो वायरल हुई है उसे हटा भी नहीं सक रहे वो लोग। ऐसा माना जा रहा है कि वो डीप वेब से किसी ने तो सरफेस वेब तक लाया हुआ है, जिस वजह से उसे हटा पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर बाद में यहाँ पर वह कंपनी की बातों को बताने लगता है कि हमारी कंपनी के स्टॉक्स धीरे धीरे बहुत जल्दी नीचे जा रहे हैं एंड यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टेंशन आ रही है, तो हो सकता है कि शायद से वो लोग आपको इस पोजीशन से निकाल दे। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में मीटिंग में होता है। यहाँ पर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे स्कैंडल की वजह से हमारी कंपनी के स्टॉक नीचे गिरते जा रहे हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनमें इन्वेस्टमेंट अपना वापस मांग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका लॉस जो होने वाला है। गुस्से में आकर यहाँ पर जाओ तो उस लैपटॉप को ही बंद कर देता है। उसका असिस्टेंट इतने में आ जाता है। जाओ को लगता है कि शायद से वो शाओ के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया होगा, लेकिन असिस्टेंट उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि हम उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि क्या पता मैडम आपसे गुस्सा हो गई हो एंड वो अपना मूड रिलैक्स करने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गई हो एंड वो 2-3 दिन में वापस आ जाए। तो जाओ कहता है कि नहीं, तुम्हारी मैडम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ, मुझे उसके बारे में बड़े अच्छे से पता है एंड वो इस बार बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी है और वो मुझसे गुस्सा है, जहाँ पर जब मैं उसे मिलूँगा तभी मैं उसे समझा पाऊँगा, वरना वो हमेशा मेरे लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग रह कर ही रहेगी। इतने में यहाँ पर जाओ को उसके भाई जी का कॉल आ जाता है, जो उसे बताने लगता है कि तुम चाह कर भी शाओ को ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि उसे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, यानी कि अब वो चाइना की सिटीज़न नहीं रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसके पास चले जाते हैं, जहाँ पर जियो से सारी बातें बताने लगता है। जाओ कहता है कि ये सब पॉसिबल ही नहीं है। जियो से कहता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चेक करवाया था, यहाँ पर वो आई थी 20 दिन पहले
ऑथर उस टाइम पे उसने तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुमने उसका कॉल पिक नहीं किया था। जाओ को तब जाकर याद आता है कि वो तो उस समय शीन के साथ में था। वो कॉल पिक करने वाला था, लेकिन शीन यहाँ पर उसे कॉल पिक ही नहीं करने दे रही थी। इस वजह से वो उस कॉल को पिक नहीं कर पाया। एंड वही वो दिन था जहाँ पर शाओ ने वो डिसीजन लिया था। फिर बाद में यहाँ पर जी को क्लिक होता है। वो जाओ से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसकी मॉम का डिसअपियर होना और उसका इस तरीके से डिसअपियर होना, ये चीज़ें कोई कोइंसिडेंस वाली बात नहीं है। जाओ को समझ आता है कि यहाँ पर शाओ ने भी उसे बहुत साल पहले यही कहा था कि उसकी मम्मा डिसअपियर हो गई क्योंकि उसके डैड ने उसके ऊपर चीट किया। इसका मतलब ये है कि वो भी डिसअपियर हो गई क्योंकि मैंने उस पर चीट किया। फिर बाद में यहाँ पर जाओ घर पर होता है, जहाँ पर उसके पास की बातें याद आना शुरू हो जाती है। जिस दिन यहाँ पर वो घर पर लेट आया हुआ था, एंड उस दिन यहाँ पर शाओ ने उसे कहा था कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम मुझ पर चीट करोगे या फिर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। एंड यहाँ पर जाओ ने उसे प्रॉमिस करने के बदले ये कहा था कि तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, और ऐसे भी अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगा। फिर उसे वो दिन याद आता है जहाँ पर वो उसे डैड को मिलने के लिए गई थी। एंड तभी यहाँ पर जब जान ने उसे पूछा था कि अचानक से उसे डैड से मिलने का मन क्यों किया, तब उसने कहा कि बस मुझे याद आया कि मेरे डैड ने मेरी मॉम के ऊपर चीट किया है, तो इस वजह से मैं आ गई यहाँ पर देखने के लिए कि आखिर डैड की हालत क्या होती है। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, तो फिर जाओ को एक उम्मीद मिल जाती है कि शाओ का कुछ तो पता चला होगा। लेकिन यहाँ पर जी सिर्फ और सिर्फ शाओ का फ़ोन वापस लेकर आता है जो कि घुमा हुआ था, एंड कहता है कि शायद इससे तुम्हें कोई क्लू मिल जाए कि आखिर वो कहाँ पर है। फिर बाद में यहाँ पर वो पासवर्ड डालता है, और वो पासवर्ड कुछ और नहीं बल्कि जाओ का बर्थडे ही होता है। फिर बाद में यहाँ पर टॉप 1 पर शीन के टेक्स्ट होते हैं, एंड शीन के टेक्स्ट में सारे फोटोज एंड वीडियोस होते हैं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। एंड उसे पता चलता है कि शाओ को तो पहले से सब कुछ पता था, वो सारी चीज़ें होल्ड बैक कर रही थी एंड पहले से जाने का डिसीजन बना रही थी। एंड यहाँ पर उसे खून की उल्टी आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है और वो अपनी आफ्टर लाइफ में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो शाओ को ढूंढ रहा था। एंड फाइनली यहाँ पर उसे शाओ दिख जाती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जा रहा था क्योंकि यहाँ पर उनके बीच में एक इनविजिबल वॉल होती है जो कि ह्यूमन आफ्टर लाइफ में और पूरी की पूरी आफ्टर लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो फिर शाओ यहाँ पर उसे कहने लगते हैं कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं तुमसे इस लाइफ में कभी ना मिलूँ और नेक्स्ट लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर डर के मारे जाओ की नींद टूट जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जी उसे बताने लगता है कि हमें उस इंसान का पता चल गया है जिसने उस वीडियो को अपलोड किया था। जाओ कहता है कि मुझे पता है वो ज़रूर उस शीन ने किया होगा, उसे तो मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो फिर जी कहता है कि नहीं, ये चीज़ मेरी सिस्टर इन लॉ ने किया था, यानी कि शाओ ने। ये बात को सुनते ही यहाँ पर वो शॉक हो जाता है। फिर बाद में वो जी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, एंड यहाँ पर जी भी जाओ को अपनी हेल्थ की टेक केयर करने के लिए कहकर चला जाता है। दूसरा जाओ यहाँ पर शाओ की फ़ोटोज़ देख रहा होता है, एंड यहाँ पर वो अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना लव करती हो, इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती हो सकता है कि तुम कहीं पर छुपी रही हो और तुम सही वक्त का इंतज़ार कर रही हो जब तुम्हें बाहर आना हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम गुस्से में रहो, उसके पहले तुम आओगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इतनी में यहाँ पर उसे शाओ की आवाज़ आती है जो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पोर्ट्रेट बनाया। तो वो भागता हुआ बाहर जाता है, जहाँ पर वो शाओ नहीं बल्कि शीन की आवाज़ होती है। जाओ उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शीन कहने लगती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी तो और कौन रहेगा, ऐसे भी मुझे तुम्हारी फिक्र है, इससे मैंने देखो कितनी मेहनत कर तुम्हारे लिए पोर्ट्रेट बनाए। जाओ गुस्से में आकर उसकी प्लेट को फेंक देता है। शीन गुस्से में कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, एंड जाओ यहाँ पर उसका गला पकड़कर कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने उसे वो फोटोज़ वीडियोस एंड टेक्स्ट नहीं भेजे होते तो शाओ को कुछ पता नहीं चलता, और वो अगर गई है यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से गई है। शीन यहाँ पर कैसे तो उसका हाथ अपने गले से दूर करती है एंड उस पर ही चिल्ला उठती है, ये कहते हुए कि मेरे पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। अगर वो गई है तो उतनी ही गलती उसमें तुम्हारी है क्योंकि तुमने उसे बिट्रे किया है, और यहाँ पर तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जांग यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुमने मुझे सड्यूस किया। शीन यहाँ पर हंसते हुए कहते कि मैंने तुम्हें सड्यूस किया, चलो मान भी लिया कि मैंने तुम्हें सड्यूस किया, लेकिन तुम सड्यूस क्यों हो गए? अगर तुम्हारे पास इतनी लवेबल लाइफ थी, यानी कि तुम्हारी वाइफ थी, और तुम अगर उससे इतना प्यार करते थे तो फिर तुम मेरे चक्कर में क्यों पड़े? गलतियाँ तुमने की और नाम तुम मेरे ऊपर लगा रहे हो। अगर तुम्हें याद ना हो तो भूल से भले ही तुमने उसे बचाया हो, लेकिन हाँ, तुमने रेंट आउट सारे का सारा फ्लोर मेरे लिए किया था, ना कि उसके लिए। उसके बाद भी कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ ही थे, उसके पहले भी और उसके बाद भी। साथ साथ उसके बर्थडे वाले दिन मैंने तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ क्या भेजी, तुम तुरंत मेरे पास आ गए, तो इसमें गलती मेरी है या फिर तुम्हारी? तुम्हें ही वहाँ पर बैठकर अपनी वाइफ के साथ में अपना साथ देना चाहिए था, लेकिन तुम खुद उठकर मेरे पास आए थे, तो मुझ पर दोष लगाना बंद कर दो।
फिर बाद में यहाँ पर वो पूरा का पूरा पागल ही हो जाता है, जहाँ से शीन चली जाती है एंड वो गुस्से में अपने आप से ही कहने लगता है कि मैं तो मर जाऊँ वही अच्छा होगा। इतनी में यहाँ पर उसे एक वीडियो आती है जिसके अंदर वो शाओ को देखता है। फिर उसे हाई स्कूल की याद आती है तो वो वहाँ पर चला जाता है एंड यहाँ पर जब वो आता है तभी भी उसे भी उसी तरीके से पास की बातें याद आती है जिस तरीके से शाओ को याद आया करती थी। उसे याद आता है कि किस तरीके से वो लोग प्लेग्राउंड में एक साथ में रन क्या करते थे, साथ साथ वो लोग लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ा करते थे। जब यहाँ पर शाओ सोने लगती थी एंड उसे किस कर कर उठाता था, बट शाओ यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती थी, जहाँ पर उसे शाओ को छेड़ने में बड़ा मजा आता था। फिर यहाँ पर उसे वो दिन भी याद आता है जहाँ पर शाओ का बर्थडे था और वो उसके लिए एक बड़ा सा प्यारा सा बुके लेकर आया था एंड साथ साथ उसका वो स्पेशल गिफ्ट यानी कि वो ग्लास जार वाला गिफ्ट होता है जो कि वो शाओ को ओपन करने दे नहीं रहा था एंड उसने उसे कहा था कि वो उसे सीधा 80 ईयर्स बाद ओपन करेगा, यानी कि जब वो लोग एक साथ बुढ़े हो जाएंगे तभी। फिर यहाँ पर वो उस ग्राउंड को नोटिस करता है जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऑलरेडी उस ग्राउंड के अंदर खुदाई की हो। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें शाओ ने यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स किया होता है, यानी कि वो उस दिन की बात है जब शाओ यहाँ पर उस लेटर को पढ़ रही थी। तब उस लेटर के पीछे शाओ ने अपना रिस्पॉन्स भी लिखा हुआ होता है, जहाँ पर शाओ ने स्टार्टिंग टू एंड वो सब कुछ लिखा होता है जो कि उसे पता था। साथ साथ यहाँ पर वो जाने भी वाली है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें पढ़कर जाओ पूरा का पूरा डिवास्टेट यानी कि टूट जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो एज यूजुअल क्लब जाता है एंड ड्रिंक करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसका भाई सी उसके साथ होता है जो उसे ड्रिंक करने से रोक रहा था, लेकिन यहाँ पर जाओ तो उसकी बात मान ही नहीं रहा था। जियो से तो कहता है कि देखो कल को अगर शाओ वापस आ गई तो तुम शाओ को क्या मुंह दिखाओगे, यह कहोगे कि तुम उतना रो रहे थे उसके लिए और तुम इतना ड्रिंक किए जा रहे थे। ये बात तो शाओ को भी पसंद नहीं आएगी। फिर यहाँ पर जाओ को पास की बात याद आने लगती है, लेकिन यहाँ पर शाओ के बदले उसे शीन नजर आती है। तो फिर ये बात वो जी को बताने लगता है कि न जाने क्यों मुझे शीन ही हर जगह नजर आ रही है। तो जी कहता है कि वही लड़की तो प्रॉब्लम है, उसी लड़की की वजह से यहाँ पर शाओ तुम्हें छोड़ कर गई है और तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। ऐसे देखा जाए तो शाओ ने कुछ गलती नहीं की है, शाओ ने यह सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि तुमने उसे धोखा दिया है और कोई भी ऐसा कर सकता है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ में कितने टाइम से रह रहे हो एंड उसने ये सारी चीज़ें तुमसे एक्सपेक्ट की भी नहीं थी और ऐसे भी उससे पहले से तुम्हें वार्निंग दे दी थी। जाओ भी यहाँ पर कहना लगता है कि हाँ ये सब कुछ शीन की वजह से हो रहा है, लेकिन उसमें उतनी गलती मेरी भी है और मैंने अपने हाथों से अपनी डेस्टिनी को खराब कर दिया। मैंने अपने हाथों से उसके पूरे दिल को तोड़ा है और उसे बिट्रे किया उस पर चीट कर कर। जा बाद में यहाँ पर कहता है कि मैं जा रहा हूँ शाह को ढूंढने के लिए और मैं उसे कुछ भी कर कर ढूंढ निकालूंगा, वो ज़रूर मेरे पास आएगी, मेरी बात सुनेंगी। लेकिन यहाँ पर जी उसे रोकने लगता है, कहता है कि तुम पूरे के पूरे पागल हो चुके हो, यहीं पर रुको, यहीं से कहीं जाना मत, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। दोस्तों यहाँ पर शाह होती है जो कि आइसोलेटेड एरिया में चली गई थी एंड यहाँ पर वो अपने पुराने वाले घर पर होती है जहाँ पर उसकी मॉम सीढ़ियों से नीचे आती है। शाह उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाह से पूछ लगती है कि आखिर हम है कहाँ पर। तब उसकी मॉम बताती है कि ये एक आइसोलेटेड प्लेस है, अगर तुम चाहो तो उस वर्ल्ड में वापस जा सकती हो। लेकिन शाह उस वर्ल्ड में वापस जाने से मना कर देती है, जहाँ उसकी मम्मा से कहते हैं कि देखो ऐसे भी हम उस वर्ल्ड में बिलोंग करते ही नहीं है। फिर यहाँ पर बाप ने उसकी मामों से टीवी लगा कर देखती है जिसमें उस वर्ल्ड की रिकॉर्डिंग चल रही होती है एंड यहाँ पर शाह नोटिस कर रही थी कि जाओ तो पूरा का पूरा ड्रिंक ही किया जा रहा है। यहाँ पर शाह को वो चीज़ देखकर अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा उसके लिए उसका फेवरेट नूडल्स बना कर लाती है एंड यहाँ पर उसकी मामा से कहानी बताना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो शाह को बताती है कि मैं उस दुनिया में एक मिशन से आई थी एंड जो मेरा मिशन था वो तुम्हारे डैड की चीज़ें सॉर्ट करना था। तुम्हारे डैड को उसकी लवर बहुत टाइम पहले ही छोड़कर चली गई थी, यानी कि उसने तुम्हारे डैड को बिट्रे किया था, जिस वजह से तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा ही टूट चुके थे एंड मेरा मिशन इस दुनिया में आना वही था जहाँ पर मैंने उन्हें एक बार फिर से हील किया और उन्हें प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनाया। लेकिन तभी उस टाइम पे मेरा मिशन कंप्लीट हो गया था एंड ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारा मिशन कंप्लीट हो गया हो तो हमें अपनी दुनिया में वापस आ जाना चाहिए। तो मैं वापस आने वाली थी कि उस दिन मुझे तुम्हारे डैड ने प्रपोज कर दिया, जहाँ पर मैंने उन्हें हाँ कहा और मैंने तय किया कि मैं इसी वर्ल्ड में रहना चाहती हूँ। लेकिन बहुत समय बाद जब तुम बॉर्न हुई वापस, और इसके बाद में उनकी लवर जो थी वो वापस आ चुकी थी एंड तुम्हारे डैड ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एज ए फ्रेंड रहेंगे। लेकिन पीठ पीछे यहाँ पर तो उन्होंने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया था, जो बात मुझे बाद में पता चली थी एंड यहाँ पर उसका मिसकैरेज हो गया था, जहाँ पर उसकी लवर सारा का सारा इंजाम मुझ पर लगा रही थी कि मैंने जानबूझकर उसे खाने में कुछ तो मिलाया था
यहाँ पर तुम्हारे डैड से मेरी वो खाली एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो मेरी स्टोरी पर बिलीव करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरी स्टोरी एक रियलिटी होते हुए भी कहानी बन चुकी थी। जहाँ पर तुम्हारे डैड को यकीन था तो वो तुम्हारे लवर पे ही था, इस वजह से यहाँ पर वो मुझे छोड़कर चले गए। एंड इसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया था इस वर्ल्ड से डिसअपियर होने का। दूसरा हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जहाँ पर एक वेट्रेस उसे सर्व करने के लाए थे ड्रिंक्स, तो फिर यहाँ पर उसे वो शाव लगने लगती है, जहाँ पर वो उसे जबरदस्ती रोकने लगता है। इतने में वहाँ पर उस वेट्रेस का साथ ही आता है वेटर, जो कि यहाँ पर जाओ को मार गिराता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड जी यहाँ पर जाओ को आकर हैंडल करने लग जाता है। उसके फेस पर तो कोई सारी चोट भी लगी हुई थी, एंड न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि ये भी शाव के फादर के जैसे धीरे धीरे पागल हो जाएगा। यहाँ पर शाह अपनी मम्मा को बता रही होती है कि आपके वहाँ से जाने के बाद कुछ दिनों बाद उनके लवर की जो स्टोरी थी रियल वाली वो सामने आ गई, जहाँ पर डैड तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके थे और उनके पैरों से तो ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उन्हें सच्चाई सब कुछ पता चल गई थी एंड उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा था। तो उन्होंने उस लवर को छोड़ दिया एंड आपको ढूंढते ढूंढते वो पागल हो गए, जिस वजह से मुझे और जाओ को उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। यहाँ पर उसकी मामा से माफ़ी मांगने लगती है, ये कहते हुए कि जिस दिन मैं दुनिया से डिसअपियर हुई उस दिन मैं तुम्हें भी लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई तो है तुम्हारा साथ देने वाला, एंड मैं चाहती थी कि तुम इस वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस लो। लेकिन अगर मुझे पता होता कि जाओ तुम्हारे साथ ये सब करेगा तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती, या तो मैं तुम्हारे साथ वहीं पर रहती या मैं तुम्हें लेकर अपने साथ यहाँ पर आ जाती, क्योंकि ये पीसफुल दुनिया है। फिर बाद में यहाँ पर दोनों माँ बेटी रोने धोने लगते हैं। यहाँ पर उसकी मम्मा शाह को उसका फ्यूचर प्लान बोलने लगती है। शाह कहते कि मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मेरा एक ड्रीम था जहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ में एक फैमिली की शुरुआत करूँ और हम पीसफुली रहे। एंड मैं अगर मौका चाहे तो मैं वापस जा भी सकती हूँ, लेकिन वो पीसफुल फैमिली मैं कभी भी जाओ के साथ शुरू नहीं करूँगी। अगर मैं अपना चैप्टर वापस से शुरुआत करना चाहती तो वो किसी और के साथ ही होगा। दूसरा हम यहाँ पर नर्स को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रही होती है कि तुम्हें पता चला है वो जाओ जिसकी वाइफ जो है वो गायब हो चुकी है, वो यहाँ पर भर्ती हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो हर रोज ड्रिंक करता रहता है। फिर सेकंड नर्स उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है हम उस दिन उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे, वो तो तारीफ के भी लायक नहीं था। जहाँ पर जो एक वार्ड पूरा का पूरा बुक किया गया था वो उसने अपनी मिस्ट्रेस यानी कि लवर के लिए किया था। गिफ्ट्स, नेकलेस, ज्वेलरी, वो सब कुछ उसने अपनी वाइफ के लिए नहीं बल्कि लवर के लिए भिजवाया था। तो फिर उसके साथ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, उसे उसकी किए की सजा मिल रही है। फिर बाद में यहाँ पर हम जाओ को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है एंड कहता है कि अब फिलहाल आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी में कुछ ज़्यादा ही लॉस हो चुका है और अब हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं बल्कि कंपनी हो गई है, यानी कि पब्लिकल हो गई है। और यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी कंपनी का ध्यान रखेगी और सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास ही जाने वाली है, लेकिन प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपके पास आएगा। तो जितने मैटर्स है वो लोग सॉर्ट कर देंगे, बाकी की लाइबिलिटी आपको टाइम तक पे करनी रहेगी। फिर यहाँ पर इतने में जी आता है, ये कहते हुए कि कोई तुमसे मिलने आया है। यहाँ पर जाओ को उम्मीद होती है कि शाह से मिलने के लिए रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम हान को देखते हैं, जो कि शीन का भाई होता है। वो आते ही यहाँ पर जाओ को मारने लगता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी सिस्टर की लाइफ को खराब करने की। जाओ कहता है कि मैंने उसकी लाइफ खराब की, तुम्हें मेरी गलती लगती है? अगर मेरी गलती है तो उतनी ही तुम्हारी सिस्टर की भी गलती है, जरा उसे पूछो कि वो क्या क्या नहीं किया करती थी। यहाँ पर हान जो अपनी बहन का ही साइड लेता है, तो फिर जाओ कहता है कि ले लो अपनी बहन का साइड, लेकिन मेरे पास सारे के सारे प्रूफ्स हैं। अगर मैं जेल में जाऊंगा तो तुम्हारी बहन भी जाकर रहेगी, क्योंकि उसकी भी उतनी ही गलती है। उस दिन वही मुझे मेरी गलतियां गिना रही थी ना, तो आज मैं तुम्हें इसकी गलतियां गिनाता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन अपनी आंखें खोलो, थाली एक हाथ से नहीं बसती। तुम्हारी बहन की भी उतनी ही गलती है। यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन हान उसे बोलने का कुछ मौका ही नहीं देता। हान यहाँ पर कहता है कि मेरी बहन से शादी कर लो, तो फिर यहाँ पर जाम मना कर देता है। हान बोलता है ठीक है, मेरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट अभी भी तुम्हारी कंपनी में है, अगर मैंने उसे निकाल लिया तो तुम देखना। और वो उसके इन्वेस्टमेंट को कॉल कर असिस्टेंट से निकलवा देता है, जहाँ पर जाओ का असिस्टेंट आके कहने लगता है कि कंपनी तो अब डूबने वाली है, गवर्नमेंट भी इस कंपनी को बेच देगी और सारे पैसे अपने पास रख लेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी फैमिली भी बैंकरप्ट होने वाली है। यहाँ पर जाओ कहते कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करने वाला। इतने में जाओ को यहाँ पर उसके डैड का कॉल आता है, जो कि उस पर चिल्लाने लग जाता है। जाओ उसके डैड को बिना कुछ आंसर किए फोन को रख देता है। दूसरे यहाँ पर हान उसके पैर को कुचलने लगता है और उसके सिस्टर के साथ शादी करने के लिए कहता है और उसे एक रिपोर्ट्स बताता है, जो कि प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स होता है। तो फिर जाओ कहता है कि तुम्हारी सिस्टर पर तुम्हें भरोसा है, मैं इसे कई साल से जान रहा हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे टैक्टिक्स यूज करेगी, और ये बच्चा तो मुझे भरोसा भी नहीं है कि मेरा है। यहाँ पर शीन रोने लग जाती है एंड ये फर्स्ट टाइम होता है जहाँ पर वो इन रियलिटी सचमुच रो रही हो रिग्रेट के मारे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब उसे बच्चे को बिना फादर के ही जन्म देना होगा या फिर उसको अबॉर्शन कराना होगा।
जाओ को यहाँ पर वो एक्सप्लेन करते कि ये बच्चा इंडीड तुम्हारा ही है, तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन ये तुम ही इसके फादर हो। हान यहाँ पर कहते कि देखो, तुम्हें भरोसा हो या ना हो, मुझे पूरा भरोसा है, और ऐसे भी जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो हम डीएनए टेस्ट कर पता लगा ही लेंगे, और मेरी बहन इस चीज़ को लेकर तो झूठ नहीं बोल सकती। फिर यहाँ पर जाओ से कहता है कुछ भी हो जाए मैं इससे शादी नहीं करूँगा। हान बोलता है कि मैं भी देखता तुम इससे शादी कैसे नहीं करोगे, और हाँ मैं फ़िलहाल तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर को अच्छे से ट्रीट करना। इतना बोलकर यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट और जी भी वहाँ से चले जाते हैं। एंड जाओ यहाँ पर गुस्से में आकर उसका तो गला ही पकड़ लेता है एंड कहता है कि मैं इस चाइल्ड को दुनिया में आने ही नहीं दूंगा। ये बात सुनकर यहाँ पर उसकी शीन डरने लग जाती है, क्योंकि शीन को ऐसा जाओ का रूप कभी देखने नहीं मिला था। यहाँ पर शीन उससे माफ़ी मांगने लगती है, कहती कि इसमें मेरी भी गलती नहीं है और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे इस बेबी को इस वर्ल्ड में लाना होगा, लेकिन मैं उसे एक फादर के बिना नहीं बाहर ला सकती, क्योंकि यहाँ पर दुनिया वालों को मेरी शक्ल पता है एंड यहाँ पर वो लोग सभी मेरे बच्चे को बुली करेंगे, और तुम्हें अच्छा लगेगा कोई तुम्हारी बच्चे को बुली करेगा तो एक काम करते हम शादी कर लेते, इससे सारी चीज़ें स्मूथली रन हो सकती है, मैं बेबी को भी जन्म दे सकती हूँ एंड यहाँ पर हमारी एक प्रॉपर फैमिली भी बन जाएगी, चाहिए तो भले वो दिखावे की फैमिली क्यों ना हो, मैं भैया के सामने एक्टिंग कर लूँगी, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भैया कितना ज़्यादा खतरनाक है, उससे अगर गुस्सा आ गया तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। जाओ कहते कि तुम क्या मुझे धमकियाँ दे रही हो कि अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की तो तुम मेरा मर्डर करवा दोगी। शीन कहते कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर वो शीन को अपने करीब लाता है एंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये बेबी जब बॉर्न होगा तो ये आवाज़ नहीं करेगा, एंड इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली बेबीज़ बॉर्न होने पर वॉइस करते हैं, यानी कि वो रोते हैं, एंड अगर वो नहीं रोते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बेबी मर चुका है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जाओ मिल्क प्रिपेयर कर रहा होता है, वो उसके अंदर कुछ तो मिला देता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट भी देखते हैं, जो कि शीन का और जाओ का होता है। इसका मतलब वो दोनों अपनी गली हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं। एंड यहाँ पर जाओ बड़ी चालाकी से वो मिल्क वाला ग्लास दे देता है शीन को, एंड यहाँ पर शीन उस ग्लास को पी लेती है, जहाँ पर उसकी स्टमक में अचानक से पेन होने लगता है, तो वो जाओ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। यहाँ पर जाओ उसकी बातों को सुनता नहीं है, ना ही वो उसे कुछ रिस्पॉन्स देता है। इतना उसे पेन हो रहा होता है कि वो चेयर से भी नीचे गिर जाती है, कहती है कि प्लीज़ एम्बुलेंस को बुला लो, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा, क्योंकि ये पेन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है एंड ये पेन बहुत अनबेरेबल है, या तो मैं रहूँगी या फिर ये बच्चा, या फिर मुझे पता नहीं कि मैं कब बेहोश हो जाऊँगी। फिर बाद में यहाँ पर वो जाओ को नोटिस करती है, जहाँ पर जाओ टाइम को देख रहा था एंड कहता है कि टेंशन मत लो, बहुत जल्दी तुम्हें रिलीफ मिलेगा। तब जाकर उसे समझ आता है कि शायद से ये सारी करतूत जाओ की ही होगी। तो फिर यहाँ पर वो जाओ को पूछने लगती है। जाओ कहता है कि ठीक समझा तुमने। तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि आखिर तुम अपने खुद के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जाओ उसे कहने लगता है कि मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बेबी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिद और ज़बरदस्ती की वजह से ये सब हो रहा है, और ऐसे भी किसको पता है कि ये मेरा बेबी है करके, और वैसे भी होगा तो फिर ये सारी चीज़ें इलीगल है। यहाँ पर वो उसे कहते कि तुम मेरे साथ ये सब इतने टाइम बाद क्यों कर रहे हो, अगर एक्सेप्टेंस नहीं देना था तो पहले ही कह देते। जाओ कहता है कि देखो जो सज़ा यहाँ पर मुझे मिलेगी, मैं चाहता कि वो सज़ा तुम्हें भी मिले, क्योंकि जो मेरी वाइफ ने सफ़र किया है वो तो मैं सफ़र करने ही वाला हूँ, लेकिन तुम तो अपनी बेबी के साथ अपनी लाइफ जियोगी, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी उतना ही सफ़र करो जितना मेरी वाइफ ने किया था, मेरा मतलब है कि उसका तुम 10 टाइम ज़्यादा सफ़र करो। यहाँ पर वो चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता। तो फिर यहाँ पर वो अपने भैया को कॉल लगा लेती है, जहाँ पर हान और जाओ मौजूद होते हैं हॉस्पिटल में, और यहाँ पर डॉक्टर आकर कहते हैं कि उसने कुछ ज़्यादा ही स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे, इस वजह से वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें अबॉर्शन करवाना होगा, और इसके लिए हमें उसकी गार्डियन की परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर उसकी मौत हो सकती है, और उसने हमसे ये कहा कि अगर हमने अबॉर्शन करा दिया तो फिर वो सुसाइड कर लेगी। यहाँ पर जाओ को अच्छे से पता होता है कि शीन के लिए जाओ से भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो फिर वो उसका बेबी है, इस वजह से वो उसके साथ रहना चाहती थी, ताकि वो उसकी बेबी को एक अच्छी सी दुनिया में लेकर आ सके और एक प्रॉपर पेरेंटिंग दे सके। फिर बाद में यहाँ पर ये जो चॉइस करना होता है वो जाओ को करना होता है, तो जाओ कहता है कि ऑब्वियस सी बात है मैं अपनी वाइफ को ही चूज़ करूँगा, एंड यहाँ पर बाद में उसका अबॉर्शन हो जाता है। साथ साथ जाओ को यहाँ पर हान जोन से पंच भी मारता है, लेकिन जाओ को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो पूरा का पूरा पागल ही हो चुका था, एंड यहाँ पर उससे लिमिट क्रॉस ही कर दी थी। डॉक्टर्स यहाँ पर आकर शीन को बड़ी दुख खबरी दे रहे होते, तो दूसरा यहाँ पर जाओ व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, जहाँ पर उसके हाथ में एक बेबी का टॉय था, ना कि रियल बेबी, और वह ऐसा एक्ट कर रहा हो कि जैसे उसके बाद में बेबी हो। एंड डॉक्टर यहाँ पर जाओ की मेंटल कंडीशन शीन को बता रहे होते,
कि जाओ भले ही 30 ईयर्स का हो, लेकिन उसका दिमाग एक 3 साल की बच्ची की तरह चल रहा है, इसलिए यहाँ पर वो तुम्हें चढ़ा रहा है क्योंकि तुम्हारा बेबी इस दुनिया में नहीं रहा। शीन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और उसे अपने इस डिसीजन पर बड़ा ही ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है एंड यहाँ पर शीन को इसकी सज़ा मिल जाती है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं कि जाओ को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया होता है एंड वो वही हॉस्पिटल होता है जहाँ पर शाओ के डैड रहा करते हैं एंड वो दोनों यहाँ पर गार्डन एरिया में व्हील चेयर पर थे, जहाँ पर उनकी नर्स उन्हें ग्राउंड का राउंड मरवा रही होती है व्हील चेयर पर एंड यहाँ पर उसके डैड को उसकी वाइफ नज़र आती है। साथ साथ यहाँ पर जाओ को भी उसकी वाइफ यानी कि एक्स वाइफ शाओ नज़र आती है। वो दोनों अपनी अपनी एक्स वाइफ्स को देखकर सीधा उस व्हील चेयर से नीचे ही गिर जाते हैं और घसीटते उनके करीब जाने लगते हैं एंड हमें समझ आता है कि वो दोनों इस वर्ल्ड में एक बार फिर से एक नई शुरुआत के लिए आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर वो दोनों के दोनों उन्हें इग्नोर कर दूसरी जगह चले जाते हैं एंड यहाँ पर वो दोनों के दोनों एक्स हस्बैंड अपनी जगह रह जाते हैं एंड यहाँ पर उन्हें उनके किए की सज़ा मिल जाती है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।